वेलकम टू ऑल। माय नेम प्रभात सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जहां पर उनकी जो थेरीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी यूनिवर्स को समझने के लिए, यूनिवर्सल फिनोमेना को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। सबसे पहले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास फिजिक्स के लॉज होते हैं, फिजिकल लॉज होते हैं, नेचुरल लॉज होते हैं, वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होते हैं। ठीक है, वहां पर जो ए तरह कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग लेके चल के आ रहे थे हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को वहां पर उन्होंने नकार दिया। लेकिन वहां पर जो उन्होंने वो बातें करी थी फिजिकल लॉज के इनवेरियंस होने के, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जो था कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक्सिलरेट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो सर आइंस्टाइन ने इस पे काम किया और उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सिलरेट हो जाएं। तो वही जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1915 पब्लिश्ड हिज थीसिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी वो 1905 में पब्लिश हुई थी। After a decade of his revolutionary paper on special theory of relativity, when Sir Einstein tried to apply accelerating masses to his special theory, he realized object with mass must somehow influence the surrounding dimensions, known as space-time, in such a way that the object seems to act like if it can pull on other masses. कहने का मतलब क्या है? सर ने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मास है वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो क्या करता है, जो स्पेस टाइम जो हमारा होता है उसको क्या कर देता है, पुल करता है या बेंड करता है या डिस्टॉर्ट कर देता है। और जो ग्रेविटी, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है, उसको इन्होंने नकारते हुए कहा कि अगर हम पार्टिकल्स या मासेस एक्सेलरेशन में होते हैं उसके अंदर हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी बेसिकली क्या है, ग्रेविटी इज द कर्वेचर इन द स्पेस टाइम फैब्रिक ड्यू टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट हो रहा है उसके मास की वजह से स्पेस टाइम जो कर्वेचर है, उसमें स्पेस टाइम जो है उसमें जो कर्वेचर आता है या कह सकते हैं डायमेंशंस में जो बेंडिंग होती है वो होती है बेसिकली ग्रेविटी। और यही होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो रोल क्या था कि इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ऐसी हमारे पास वेव्स होंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स, जो कि बहुत ये क्या कह सकते हैं हम कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली कम होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो जो हमारा पास एक एटम होता है, एटम के 1000 के बराबर होती है ग्रेविटेशनल वेव जिसकी स्ट्रेंथ। बट ये ग्रेविटेशनल वेव क्या कर सकती है, हमारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। क्यों? ग्रेविटेशनल वेव्स माना जाता है कि जब कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट या तो वो ब्लास्ट हुआ होगा या कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी के पास जो स्टार का प्रोडक्शन हुआ होगा उससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली होंगी, उस अगर वेव्स को हम डिटेक्ट कर सके तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये हम समझ सकते हैं। यानी कि हम लोग बिग बैंग की थ्योरी को समझ सकते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कई सारे एरियाज जो थे उनको ओपन कर दिया फिजिक्स में और इस पे आगे धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो गया। ये आप देख पा रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें हम लोग क्या दिखा रहे हैं, जो ब्लैक जो चेक्स में बना हुआ है ये बेसिकली हमारा स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम का मतलब क्या हुआ कि थ्री हमारे पास डायमेंशन होंगी, एक्स वाई जेड की हम लोग बात करते हैं थ्री डायमेंशन, और एक टाइम की डायमेंशन इंक्लूड कर लेते हैं, उसे हम लोग स्पेस टाइम कहते हैं। और ये एक फैब्रिक की तरह होता है। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बड़ा है, ये जो येलो वाला है ये ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी है, तो इसने ज्यादा क्या किया है, स्पेस टाइम को बेंड किया है। जिसका मास कम है वो स्पेस टाइम को कम बेंड करेगा, जिसका मास ज्यादा है वो स्पेस टाइम को ज्यादा बेंड करेगा। और यही है बेसिकली हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहते हैं कि ग्रेविटी बेसिकली क्या है, स्पेस टाइम में मास के द्वारा किया गया क्या कह सकते हैं, डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने कि डार्क एनर्जी क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि अभी तक हमारे पास जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का 95% अननोन है। जी हाँ, यूनिवर्स का 95% अननोन है, यानी कि हम केवल 5% ही यूनिवर्स के बारे में जान पाए हैं, जिसमें से हमारे पास आते हैं एटम्स या जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी कर पाए हैं। 95% अभी भी अननोन है। एक डायग्राम आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि ये बेसिकली कैसे आप देखेंगे, यूनिवर्स इज मेड ऑफ 74% ऑफ डार्क एनर्जी। ये डेटा कई जगहों पे वेरी करता है, अलग अलग जगहों पे, लेकिन ये माना जाता है कि 68 से 74% तक जो हमारे यूनिवर्स में जो है वो डार्क एनर्जी पाई जाती है।
और 21% अगर 74% आप ले रहे हैं तो वहां पर 21% जो हमारा डार्क मैटर है, और अगर 60% डार्क एनर्जी लेते हैं तो वहां पर 29% हमारा डार्क मैटर होता है। 4 से 5 जो प्रतिशत हमारे पास नोन चीजें हैं जिसमें कि नॉर्मल मैटर्स आता है, जो कि पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो 68% of the universe is made of dark energy followed by the 27% of the dark matter and remaining 5% is rest everything on earth, जिसको हम लोग जान पाए हैं। तो डार्क एनर्जी बेसिकली है क्या? डार्क एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी whose gravity is repulsive and whose nature determines the density of our universe। अब देखिए डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्क एनर्जी ये तो हमने पता कर लिया कि डार्क एनर्जी कितनी पाई जा सकती है हमारे यूनिवर्स में अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग ये डार्क एनर्जी किससे बनी है, कैसे फॉर्म हुई, इसका हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल मिस्टीरियस है अभी तक। तो डार्क एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो अपने थीसिस से निकाली हैं, जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन हुए हैं, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि डार्क एनर्जी जो है इसका जो नेचर है वो क्या है, रिपल्सिव। जैसे कि हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी में हम लोग कहते हैं कि दो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मास है, पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्टिव। तो वहां पर जो हमारे पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगी, अट्रैक्टिव एनर्जी होगी, क्योंकि वहां जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास ग्रेविटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है, ग्रेविटी किस पर डिपेंड करेगी, दो ऑब्जेक्ट्स के या दो पार्टिकल के मासेस पर और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, है ना। तो यानी कि हमारे पास यूनिवर्स में तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। तो यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लेकिन डार्क एनर्जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये एनर्जी रिपल्सिव है, ठीक है। ये तो एक ये ऐसी तरह की ग्रेविटी है जिसकी वजह से जो रिपल्सिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो डार्क एनर्जी किससे बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये रिपल्सिव होती है, और क्या करती है, डेंसिटी, यूनिवर्स की जो डेंसिटी है उसको डिटरमाइन करती है हमारे पास जो होती है डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी सपोज टू बी द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। ऐसा माना जाता है कि ये डार्क एनर्जी है, यानी कि 70 से 75% जो डार्क एनर्जी हमारी है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन में। ये हमने पढ़ा है अभी तक कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, टाइम के साथ में एक्सपैंड कर रहा है। अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो डार्क एनर्जी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और ऐसा माना जाता है कि डार्क की एनर्जी ही है वो कारण है जिसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। जबकि इसे होना क्या चाहिए, स्लो डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी का नेचर क्या है, ग्रेविटी का नेचर है अट्रैक्टिव, लेकिन यहाँ पर इसका जो नेचर है डार्क एनर्जी का वो क्या है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव होने की वजह से एक्सपैंड कर रहा है, और जनरल लॉज की हम लोग बात करें तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, यूनिवर्स क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव एनर्जी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन डार्क एनर्जी है तो रिपल्सिव है, उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अब इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है, द आफ्टरग्लो ऑफ द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स आल्सो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सोटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी परवेडिंग द यूनिवर्स। हम लोगों ने डायरेक्ट जो हमारे पास मेजरमेंट्स रहे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड्स जो हम लोगों ने क्रिएट किए, जो हमारे पास प्लैनेट्स के होते हैं यूनिवर्स के, तो उससे हम लोगों ने कहा कि एक तरह को यहाँ एक तरह की एनर्जी जो है जो क्या कर रही है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन में क्या कर रही है, अपना रोल अदा कर रही है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म भी जब हम लोग यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग में आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिप्रेजेंट द हीट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी जो कहती है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से या एक पार्टिकल से, एक पॉइंट से पूरे यूनिवर्स का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति हुई है, बिग बैंग थ्योरी जो कहती है। तो जो बिग बैंग के टाइम पे जो हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई थी, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्मिक माइक्रोवेव कहते हैं। तो ये हीट जो है, जो हीट जो बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे जनरेट हुई थी, उसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्यों कहते हैं, ये समझना होगा। देखिए कॉस्मिक वर्ड का मतलब क्या है, हम लोग कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्मिक आ गया। माइक्रोवेव की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है, हीट जो है, वो क्या है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है।
लेकिन इसको हम लोग देख नहीं सकते, हम ह्यूमंस इसे नहीं देख पाते कि हमारे बगल में कहाँ पे हीट है, ठीक है। तो हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही ठंडी है। इसे लिखा हुआ है कि जस्ट 2.725 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो। कहने का मतलब है कि जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है 275 केल्विन होता है, तो उससे भी उसके आसपास में है, यानी कि -273 आसपास इसके जो हमारे पास होगी एनर्जी। तो वो इतना एनर्जी जो है वो इतनी कम है कि हम अपने नेक आई से उसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी जो है वो माइक्रोवेव रीजन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसके माइक्रोवेव रीजन में ये एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में। डार्क एनर्जी हम लोगों ने इसकी बात कर ली कि डार्क एनर्जी कितना परसेंट हमारे पास होगा। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करते हैं तो टोटल 95% जो है वो अननोन है, जिसमें से कुछ थेरीज कहते हैं कि 68% है, कुछ कहते हैं 74 है, ठीक है। और डार्क मैटर कुछ लोग कहते हैं कि 21% है, कुछ थेरीज कहते हैं कि 27% है, लेकिन टोटल जो है वो 95% अननोन है, 4 से 5% ही हम लोग अभी तक जान पाए। अब बात आती है कि डार्क एनर्जी, जो हम लोगों ने इतना कुछ कह दिया, हमने ये कह दिया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन में ये जो है सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है, इसी की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं डार्क एनर्जी, और कैसे मेजर करी गई, ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसका जो नेचर है डार्क एनर्जी की हम लोग बात करें कि इसका एक डिफ्यूज नेचर होता है, डिफ्यूज नेचर है। और दूसरा हम लोगों ने क्या बात करी थी कि ये एक ऐसी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जिसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्म जो है वो क्या है, रिपल्सिव है, ठीक है। नॉर्मल फंडामेंटल लॉज ग्रेविटी के ना फॉलो करके ये रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव नेचर की नहीं है, रिपल्सिव नेचर की है। The best method to prove its property rely upon the effect of the expansion of the universe and how it influences the information of large scale structure, the wave of galaxies and clusters we see today। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस हम लोग देखते कहाँ से, जो हमारे पास लार्ज स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बड़े बड़े प्लैनेट्स की लोग बात करते हैं, हम यूनिवर्स में गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ वहाँ पर स्टार्स हैं। तो जब हम इतने बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डार्क एनर्जी है उसका डिटेक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे वेरीफाई हो रही हैं चीजें, कैसे हमें पता चल रही हैं। तो एक हमने देखा कि जो हमारे पास रेड शिफ्ट आ रही है, रेड शिफ्ट बेसिकली क्या है वो हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि द यूज ऑफ डिस्टेंट और हाई रेड शिफ्ट, जैसे कि सुपरनोवा की हम लोग बात करें, सुपरनोवा रेड शिफ्ट जो होती है उसमें 0.5 से 1.8 तक की रेड शिफ्ट जो है अभी तक हमने ऑब्जर्व करी है। एज अ कॉस्मिक रूलर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द कॉस्मिक एक्सपेंशन स्पीड अप। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब रेड शिफ्ट की बात करते हैं तो रेड शिफ्ट बेसिकली क्या है, इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन फोटोन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये फोटोन एनर्जी का हम लोग कह रहे हैं कि वेवलेंथ का बढ़ना या फ्रीक्वेंसी का घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ये है रेड शिफ्ट। और इस रेड शिफ्ट को मेजर करके हम क्या मेजर कर रहे हैं, डार्क एनर्जी। ये बेसिकली फोटोन एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, जैसे कि हम लोग बात करें कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं, जैसे कि प्लाज्मा की हम लोग बात कर लें, जो कि एक बेसिकली चार्ज का काम करती हैं। तो उनके एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म हो रहा है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे हम लोग क्या बात करते हैं, रेड शिफ्ट की बात करते हैं। चाहे वो प्लैनेट्स हो या एस्टेरॉइड्स हो, जिन चीजों से रेडिएशन पॉसिबल है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो उसमें जो हाई रेड शिफ्ट देखा गया, तो उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसे फॉर्म की एनर्जी है जिसे हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। Counts of galaxy clusters, high redshift supernova, weak gravitational lensing, and the cosmic complementary information about the existence and properties of the dark energy। तो डार्क एनर्जी के बारे में कई सारी चीजें हम लोगों ने प्रिडिक्ट करी हैं, और उस हिसाब से हम लोगों ने ये लास्ट में कंक्लूड किया कि लगभग 75% जो हमारी डार्क एनर्जी है, इसके नेचर्स की हम लोगों ने बात करी कि ये डिफ्यूज नेचर शो करती है और रिपल्सिव नेचर की है, ठीक है। तो ये था बेसिकली कुछ जो हमारा फैक्ट्स यूनिवर्स के बारे में, जिसको हम लोग बात करते हैं डार्क एनर्जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ब्लैक होल्स के बारे में। तो ब्लैक होल्स की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि हाँ कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जहां पर जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस टाइम के कर्वेचर, स्पेस टाइम का कर्वेचर पार्टिकल के मास की वजह से, वही ग्रेविटी है।
तो अगर पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा हो जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब 1915 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज करी, उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, और इसके आगे इस पे धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हुआ। एक जनरल सा यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो दिखाया गया कि हाँ जहाँ पर लाइट भी कहते हैं कि ब्लैक होल में स्किप नहीं कर सकती, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर ब्लैक होल्स हैं क्या। तो हम लोग ये कहते हैं कि ब्लैक होल इज ए स्पेस, ब्लैक होल इज ए प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। कहने का मतलब है कि ऐसी जगह स्पेस में जहां लाइट भी जाने के बाद वापस ना पाए, इतनी ज्यादा ग्रेविटी का इतना बड़ा सोर्स कि वहां पर लाइट भी जाने के बाद वापस ना आ पाए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि हमें 1915 के बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद बहुत टाइम लग गया 1987 तक की हमें पता ही नहीं, 1987 तक हमें पता ही नहीं चला कि आखिर ब्लैक होल बेसिकली है क्या, या जब तक पहला हमारे पास सिग्नस जो ब्लैक होल सिग्नस X1 है उसकी खोज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर लाइट भी वापस नहीं आ पा रही है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर कोई ब्लैक होल है भी कि नहीं भी। इसके एग्जिस्टेंस पे भी बहुत सारे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि ब्लैक होल्स हो सकते हैं, कुछ लोग कहते थे कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे कि आखिर हमने कैसे उसको डिस्कवरी करी। The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space। होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। सपोज कीजिए आपके पास एक फैब्रिक की बहुत बड़ी बॉल है, फुटबॉल से 4 गुना साइज ज्यादा की बॉल है, और उसको आप स्क्वीज करके एक छोटी सी बॉल बना दें। छोटी सी बॉल मतलब एक मार्बल के बराबर, कंचे के बराबर। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत कम कर दिया जाए, मास उतना ही रहेगा, वॉल्यूम आपने कम कर दिया तो डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है और वो फिर क्या कर देगा, ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। दिस कैन हैपन व्हेन अ स्टार इज डाइंग। ब्लैक होल कब फॉर्म होगा, जब स्टार डाई आउट होगा। डाई आउट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर में, कोर में जो हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे हम लोग सन्स की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वहां पर, उसकी वजह से जो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन की वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है। वो अगर फ्यूल खत्म होता रहे तो क्या होगा कि वो जो हमारे पास सन है वो क्या करता रहेगा, धीरे धीरे सिकुड़ता रहेगा, और वो बाद में क्या आएगा, किसी एक पॉइंट के आसपास आ जाएगा। यानी जब उसका मास जो है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ही कम रेडियस में आ जाएगा, तब जाके वो क्या कर देगा, एक ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। वो भी हम बात करेंगे क्या कंडीशंस होती हैं ब्लैक होल्स के फॉर्म होने की। लाइट हमने जैसा कि बात करी कि लाइट भी ब्लैक होल से पास नहीं कर सकती, जाने के बाद वापस नहीं आ पाती है। साइंटिस्ट थिंक द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स आर एज स्मॉल एज जस्ट वन एटम। और एक छोटे से छोटा जो ब्लैक होल वो कितना बड़ा हो सकता है, एक एटम के साइज का। आप समझिए कि एक एटम का साइज कितना है, 10⁻³ मीटर की रेंज का। हमारे पास जो न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर्स करेगा, यानी कि 1 फेम्टोमीटर। तो -3 मीटर का भी हमारे पास एक ब्लैक होल हो सकता है, जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो कि लाइट वापस ना हो। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एकदम मिस्ट्री से भरा हुआ है, और भी बहुत कुछ हमें इस यूनिवर्स के बारे में जानना बाकी है। These black holes are very tiny but have the mass of a large mountain। जिसकी हमने बात करी, एक एटम आप सोचिए कि साइज है 10⁻³ मीटर का, और उसका जो मास है वो किसी एक माउंटेन के बराबर है। तो मास इतना ज्यादा, लेकिन स्पेस 10⁻³ मीटर। यही मिस्ट्री है हमारे यूनिवर्स की, और ये कंडीशन जब होती है तभी जाके हमारा क्या फॉर्म होगा, ब्लैक होल। अब आगे बात करते हैं कि अनदर काइंड ऑफ ब्लैक होल इज कॉल्ड द स्टेलर। अब ये स्टेलर, अब जिसमें हम लोग कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि एक छोटा सा ब्लैक होल हमने बात करी कि वो एटम के साइज का हो सकता है, लेकिन अब जो ब्लैक होल की हम लोग बात करें वो स्टेलर ब्लैक होल। ये बेसिकली क्या होते हैं, इट्स मास कैन बी अप टू 20 टाइम्स मोर देन अ मास ऑफ द सन। यानी कि ऐसे ही हमारे पास ब्लैक होल जिनका जो मास है वो 20 या 20 गुने से ज्यादा भी, अपने सन के मास के 20 गुने ज्यादा से भी हो सकता है। देयर मे बी मैनी स्टेलर मास ब्लैक होल्स इन अर्थ गैलेक्सी। यानी कि अर्थ गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। तो मिल्की वे में भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे ब्लैक होल्स हो सकते हैं जिनका मास सन के मास से 20 या 20 गुने से ज्यादा होगा। लेकिन याद रखिए कि मास ज्यादा होने से मतलब ये नहीं है कि साइज बड़ा होगा, साइज छोटा होगा। जितना ज्यादा मास उतना कम साइज होगा, तभी जाके वो ब्लैक होल फॉर्म करेगा।
सिग्नस X1 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लैक होल, जिसकी हम लोगों ने बात करी कि सिग्नस X1 जो है वो हमारा पहला ब्लैक होल था, जो हमने कहा कि थ्योरेटिकली नहीं, हमने ये प्रूव किया कि हाँ यहाँ पर एक हमारे पास ब्लैक होल है जिसका नाम रखा गया था सिग्नस X1। तो अभी तक तो हमने बात करी कि जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, कई और साइंटिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्शन दिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन जो मेन डिस्कवरी हुई यानी कि जो सिग्नस X1 है उसको खोजा कैसे और ये कब खोजा गया। तो जो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे लुइस वेबस्टर एंड पॉल मॉर्डन एट द रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी एंड थॉमस बोल्टन स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इन तीन लोगों ने, दो एक जगह के थे यानी कि लुइस वेबस्टर एंड पॉल मॉर्डन ये रॉयल ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से थे, ऑब्जर्वेटरी से थे, और थॉमस बोल्टन जो एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, इन्होंने एक ये काम कर रहे थे स्पेस में, ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे और इन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक ऐसा मैसिव इनविजिबल ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में ब्लू स्टार के अराउंड 6000 लाइट ईयर्स अवे, जो हमारे क्या कहते हैं ब्लू स्टार जो है यानी कि हमारी अर्थ उससे 6000 लाइट ईयर्स पीछे यानी पुराना ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली क्या है इनविजिबल है और रोटेट कर रहा है, जिसकी हम लोग ने बात करी। ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट वहां पे जाने के बाद स्केप नहीं कर सकती, तो हमें कैसा पता चलेगा कि वहां पर कुछ है या नहीं है, लेकिन उसके रिवोल्यूशन की वजह से इन लोगों ने डिस्कवर किया कि हाँ कुछ ऐसा है जिसे हम लोगों ने कहा कि ब्लैक होल है, और इसका नाम बेसिकली क्या था, सिग्नस X1, और ये पहला नोन ब्लैक होल था जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि हाँ ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि कई सारे जो ब्लैक होल्स हैं वो पाए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं। अभी तो हमने थोड़ा बहुत सा बेसिक सा डिस्कशन किया था, अब हम लोग इस पर थोड़ा सा और समझने वाले हैं। साइंटिस्ट थिंक द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स पे कैन। स्मॉलेस्ट की हम लोगों ने कब बात करी थी, एक एटम की, कि एक एटम के साइज का एक स्मॉल ब्लैक होल हो सकता है, और यही मानना है कि ये जो हमारे पास स्मॉल ब्लैक होल्स हैं वो कब बने होंगे, जब हमारा यूनिवर्स बिगिन हुआ होगा। यूनिवर्स कब बिगिन हुआ, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, और बिग बैंग थ्योरी ही क्या कहती है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो सिंगुलैरिटी से जन्मा है। सिंगुलैरिटी मतलब एक पॉइंट से जन्मा है, एक एटम से जन्मा है, उसी के एक्सप्लोरेशन से हमारा यूनिवर्स जो बना है। तो यही कहा जाता है कि जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ उसी टाइम पे ऐसे ही छोटे छोटे ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टेलर ब्लैक होल जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, जिनका जो मास होता है वो सन के मास से 20 गुना से ज्यादा होता है, वो होते हैं हमारे पास स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल्स इन अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्स। व्हेन इट हैपेंस इट कॉजेस अ सुपरनोवा। यहाँ पर अब एक नया टर्म आ गया, सुपरनोवा। बेसिकली ये भी एक फॉर्म है ब्लैक होल की, और ये सुपरनोवा कब फॉर्म होता है, जब कोई हमारे पास मैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए सन, अगर ये सन का फ्यूल जो है वो खत्म हो गया कोर में, तो धीरे धीरे क्या करना है, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बटुरना कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका जो वॉल्यूम है बहुत कम हो जाएगा और मास इसका बहुत ज्यादा है, तो जब ये बहुत ही कम वॉल्यूम में आ जाएगा तभी क्या करेगा, एक ब्लैक होल फॉर्म करेगा, और उस तरह के ब्लैक होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। सुपरनोवा की अगर हम लोग बात करें प्लूरल की, तो सुपरनोवा ही हम लोग लिखते हैं, ए के बाद ई लगा देंगे तो वो इसका सुपरनोवा का प्लूरल बन जाएगा। A supernova is an exploding star that blast part of the star into space। वही बात है कि एक पार्ट है जो जब स्टार जो है वो ब्लास्ट होता है, जब बहुत ज्यादा कम स्पेस में आ जाएगा तो वहां पर एक सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। Scientists think supermassive black holes were made at the same time as the galaxy they were in। जब गैलेक्सीज बनी उसी टाइम पे वो ब्लैक होल्स भी बने होंगे, ऐसा माना जाता है। देखिए साइंटिस्ट थिंक, ऐसी ये थिंक का मतलब है कि ये सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है, ये थियरीज हैं, इनका प्रूफ अभी कुछ नहीं हो पाया। अभी बिग बैंग थ्योरी पे भी ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना लाजमी है। अभी तक जब उसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है तो अभी तक हम लोग बस केवल कयास लगाते हैं, अपनी थ्योरीज, साइंटिस्ट जो है वो अपनी थ्योरीज देते हैं और वो थ्योरीज के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्शन देते जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो ब्लैक होल कैन बी फॉर्म बाय द डेथ ऑफ अ मैसिव स्टार। जैसे हम लोगों ने बात करी, फ्यूल खत्म होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा और ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। When such a star had exhausted the internal thermonuclear fuel in its core at the end of its life, the core become unstable and gravitational collapse inward upon itself and outer layers are blown away। जब outer layers हैं वो चली जाएंगी और जो हमारे पास जो इसका पूरा वॉल्यूम है बहुत कम हो जाएगा और बड़ा सा स्टार, उसके अंदर की न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे सन की बात करें तो थर्मोन्यूक्लियर, यहाँ पे फ्यूल की बात क्या हो रही है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल का मतलब है वहां पर जो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, चेन रिएक्शन, जैसे सन में हाइड्रोजन
और हीलियम का जो फ्यूजन हो रहा है वो रिएक्शन जब बंद हो जाएंगी तो उसके बाद वो कोलैप्स हो जाएगा और एक ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। The crushing weight of constituent matter falling in form of all sides compresses the dying star to a point of zero volume। आप समझिए कहने का मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो बेसिकली जीरो, आप जीरो अज्यूम कीजिए कि जीरो साइज हो जाएगा। इससे पहले हमने इसकी बात करी थी कि बहुत छोटे हो सकते हैं 10⁻³ एटम का साइज 10⁻³ मीटर का हो सकता है, एंड इन्फिनिटी डेंसिटी कॉल्ड द सिंगुलरिटी। और ये जो जीरो वॉल्यूम वाला पॉइंट है, कहीं किसी भी चीज का हम कहेंगे कि वॉल्यूम जीरो से क्या मतलब है, वो पॉइंट पे होगा, उसका मास पूरा कहाँ पे एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो उस पॉइंट को जहां पर डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मास बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म था। उसके बाद श्वार्ज़चिल्ड रेडियस सर जो हमारे पास कार्ल श्वार्ज़चिल्ड थे, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट कब ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो इन्होंने क्या कहा, this is the radius of event horizon suggested by Sir Carl Schwarzschild, who in 1916 predicted the existence of the collapsed stellar bodies that emit no radiation। 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसके बाद 1916 में इन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी थी कि जिसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट कब जाकर के वो क्या होगा, ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। The size of the Schwarzschild radius is proportional to the mass of the collapsing star। किसी भी हमारे पास जो स्टार है वो जो कोलैप्स हो रहा होगा उसके मास है उसके प्रोपोर्शनल होती है ये Schwarzschild रेडियस। For a black hole with mass 10 times greater as that of the sun, the radius would be 30 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, जो पॉइंट लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना मैसिव जाइंट है। अगर एक ब्लैक होल फॉर्म होना है तो उसका जो मास है वो सन के मास से 20 टाइम ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और वो 20 टाइम ग्रेटर हो और उसके बाद रेडियस उसकी कितनी हो जाए, 30 किलोमीटर। आप अर्थ जो है, सन जो है वो अर्थ से कितने लाख गुना बड़ा है और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और हम कह रहे हैं कि सन से भी 10 गुना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट अगर वो 30 किलोमीटर की रेडियस में जाएगा तो वो ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। कितना ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाएगा तब जाके वो ब्लैक होल फॉर्म होगा। अगर इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें श्वार्ज़चिल्ड रेडियस की, तो R = 2gm/c², ठीक है। तो यहाँ पर 2 बेसिकली जानते हैं हम एक नंबर है जो इंटीग्रल कैलकुलेट किया गया है, और g यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m उस प्लेनेट का या ऑब्जेक्ट का मास है जो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, अपॉन c², c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर इस फॉर्मूले में रखें किसी हम ऑब्जेक्ट का मास हम यहाँ पर रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी रेडियस के अंदर वो आ जाएगा तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। कोई भी प्लेनेट ब्लैक होल कब बनेगा, जब ये हमको रख देंगे और ये r की वैल्यू जो आ जाएगी उसके अंदर अगर वो आ जाएगा तो एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो श्वार्ज़चिल्ड रेडियस थे उन्होंने ये प्रेडिक्शन अपनी दी थी, ये फॉर्मूला दिया था जो कि अभी तक अप्लाई होता है। आप ये सोचिए कि थ्योरीज में कितनी पावर है कि एक फॉर्मूला दे दिया गया और उस फॉर्मूले की बेसिस पे आज हम लोग रियलिटी में पा रहे हैं कि हाँ ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं और ऐसे प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही हो रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक होल्स की जब लोग बात करें तो उसमें हमने एक कैटेगरी देखी थी कि सुपरनोवा होते हैं, लेकिन हम लोग व्हाइट डॉर्फ भी जानते हैं कि एक कैटेगरी आती है, या न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं वो भी एक तरह के ब्लैक होल ही होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि द मोस्ट मैसिव स्टार्स दोज ऑफ मोर देन 3 सोलर मासेस बिकम ब्लैक होल एंड द एंड ऑफ देयर लाइव्स। अगर कोई स्टार ब्लैक होल बनेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका जो मास है वो 3 सोलर मास से बड़ा होना चाहिए। एक सोलर मास क्या है, एक सोलर मास, अगर हम लोग सोलर मासेस की बात करते हैं तो जो सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक सोलर मास के बराबर होती है, ठीक है। तो 3 सोलर मास से भी ज्यादा अगर हमारे पास कोई प्लेनेट होगा तब जाके वो किसमें बनेगा, वो बनेगा ब्लैक होल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, व्हाइट डॉर्फ्स की या न्यूट्रॉन स्टार्स की, तो ऐसे stars with the smaller masses amount of mass evolve into less compressed bodies, either white dwarfs or neutron star। यानी कि जिनका जो मास है वो 3 सोलर मास से कम होगा या उससे बहुत कम होगा, छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वो अगर ब्लैक होल फॉर्म करेंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार या कहलाएंगे व्हाइट डॉर्फ।
ठीक है, लेकिन जिनका जो मास है वो 3 सोलर मास से ज्यादा होगा वो बेसिकली क्या बनेंगे, ब्लैक होल्स बनेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास एक टर्म आया था सिंगुलैरिटी, तो सिंगुलैरिटी को हम लोगों ने क्या कहा था, ए पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी इज नोन एज द सिंगुलैरिटी, इट कंस्टिट्यूट द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल एंड हिडन बाय इट्स ऑब्जेक्ट सरफेस। ये बेसिकली सिंगुलैरिटी क्या बताएगी कि उस ब्लैक होल का सेंटर क्या है। तो सेंटर हमें पता करना है तो हमें सिंगुलैरिटी पता करना होगा। तो सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि किसी भी ब्लैक होल का सेंटर। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास टर्म आया था एक इवेंट होरिजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट होरिजन द बाउंड्री मार्किंग द लिमिट्स ऑफ अ ब्लैक होल। किसी भी ब्लैक होल की बाउंड्री जो हमारे पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट होरिजन। एट इवेंट होरिजन द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, और इस बाउंड्री पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, क्योंकि उससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लाइट की स्पीड से ज्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब फिर हम लोग बात करते हैं सॉल्चर रेडियस। इसकी हम लोगों ने डीप में बात कर ली कि ये बेसिकली वो रेडियस है जिसमें अगर किसी कोई प्लैनेट है उसको r = 2gm/c² रख दें और वो रेडियस जो कैलकुलेट होके आती है उस रेडियस के अंदर वो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। अब एक जो नया टर्म है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं यूनिवर्स की तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके हम लोग बात करेंगे बाइनरी स्टार। ये बेसिकली क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ स्टार इन ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो स्टार रिवॉल्व कर रहे हैं और वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो वो बीच का उनका सेंटर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, बाइनरी। वो दोनों स्टार्स जो होंगे वो बाइनरी स्टार होंगे जो उनके कॉमन सेंटर के अबाउट क्या होंगे, साइड में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ए हाई प्रोपोर्शनल परहैप्स वन ऑफ यानी कि आधे से ज्यादा ऑफ ऑल स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमारी गैलेक्सी में आधे से ज्यादा यानी कि मोस्टली जितने भी स्टार्स हैं वो बेसिकली क्या है, बाइनरी स्टार्स के अंदर ही आते हैं। और बाइनरी स्टार्स क्या है, पेयर उन दो जो हमारे पास प्लैनेट्स ये कह लें हम लोग, या दो ऑब्जेक्ट्स जो अपने कॉमन सेंटर के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वो स्टार्स कहलाएंगे बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स के हम लोग जब मतलब कह रहे हैं तो बाइनरी स्टार का सीधा सा आप मतलब समझिए कि यहाँ पर कोई एक स्टार नहीं होगा, यहाँ पर दो होंगे। ठीक है, जैसे बाइनरी का मतलब ही होता है दो, तो यहाँ पर यानी कि दो स्टार हुए वो रिवॉल्व कर रहे हैं कॉमन सेंटर के अराउंड। और जैसा कि हमने कहा कि हमारे मिल्की वे में मोस्टली आधे से ज्यादा है, तो इसलिए हम मोस्टली कह रहे हैं कि मोस्टली जो स्टार्स हैं वो बेसिकली इसी स्टार की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बाइनरी स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बस इस यहीं तक हमने डिस्कस किया। हो सकता है कि कई सारी चीजें हैं इसमें आपको समझ में नहीं आई होंगी। अभी मैं भी इस पे काफी मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें हैं जो अभी बहुत जानना जरूरी है, मेरे लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए, साइंटिस्ट के लिए बराबर इस पे काम चल रहा है। थेरीज आ रही हैं, प्रेडिक्शन आ रही हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिलते जा रहे हैं। उस हिसाब से धीरे धीरे हम यूनिवर्स के बारे में जानते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और इसी तरह से हमारी फिजिक्स आगे बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।